मेरा अपने बेनीपट्टी के विधानसभा के जनता से नम्र निवेदन है कि आप अपने घर के बेटा को चुनिए जो आपका दुख दर्द समझ सके, आपके दुख दर्द में आपके साथ रह सके, आपकी बेनीपट्टी के 37 पंचायत को जानता हो। वही 37 पंचायत जान सकता है, वही 37 पंचायत का दुख दर्द समझता है, जिसके दिल में दर्द होगा, जो बेनीपट्टी का अपना होगा, बेनीपट्टी का बेटा होगा। बाहरी बाहरी होता है, बाहरी कभी अपना नहीं हो सकता है। दोस्तों, मैं दिग्विजय प्रताप झा, मेरे साथ हैं नीरज झा। छात्र राजनीति से ही इनका कह सकते हैं राजनीति में आए हैं, और मैं जिस कॉलेज से था संयोगवश उसी कॉलेज से इनका भी जो है उदय हुआ है। शिक्षा दीक्षा की बात करें तो ग्रेजुएशन तक इन्होंने पढ़ाई किया हुआ है और फिर राजनीति में आए हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन इन्होंने किया है। चलिए, अच्छी बात है, पढ़े लिखे लोग राजनीति में आ रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए, अपना परिचय दीजिए, अपने बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र की जितने भी जनता मालिक हैं उनको परिचय दीजिए। मैं बेनीपट्टी के गंगोली पंचायत बलिया गांव का रहने वाला हूँ। बेनीपट्टी विधानसभा का बेटा हूँ। राजनीति में क्यों आए आप? पोस्ट ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे हैं, कहीं जॉब भी कर सकते हैं, तो राजनीति क्यों चुना आपने? राजनीति में आने का क्या कारण है वो बताइए। जब मैं 84 में नामांकन लिया था इंटरमीडिएट में, मेरे घर में पढ़े लिखे लोग हैं, मेरे भाई लोग पढ़े लिखे हुए हैं, लेकिन कॉलेज में जाने के बाद में एक ऐसा माहौल मिला जो उस तरफ आकर्षित करता गया और मैं आगे बढ़ता गया। बढ़ने के बाद फिर पीछे लौटना मेरे लिए नामुमकिन हो गया। वैसे तो उस समय कॉलेज में छात्र संगठन चुनाव हुआ नहीं करता था, बंद हो गया था, लेकिन मेरे कॉलेज में उस समय भी यह प्रावधान था। तत्कालीन प्रधानाचार्य जगदीश नारायण चौधरी हुआ करते थे। उन्होंने व्यवस्था कर रखा था कि हमारे कॉलेज में छात्र नेता रहेंगे और लड़का लड़की सब मिलके वोटिंग किया करते थे कि हमारे कॉलेज के कौन छात्र नेता होंगे। मैं सौभाग्यशाली था कि लगभग 90% छात्र छात्राएं ने मुझे उस समय अपना नेता चुना। यहीं से शुरुआत हुई। फिर बाद में जमीनी स्तर की अगर हम राजनीति की बात करें, वैसे छात्र जीवन में इन्होंने बताया सही है, और पहला जो चुनाव आपने लड़ा था वो जिला परिषद, जो कि पंचायती स्तर का चुनाव है, और भारत का सबसे टफ चुनाव वही होता है, क्योंकि इसमें एक राजनेता या नेता कह लीजिए हमेशा जीतने के बाद भी और हारने के बाद भी उसी क्षेत्र में जुड़ा रहता है। उसका क्या अनुभव था, और 2006 में आपने क्यों चुनाव लड़ा था, ये बताइए। मैं आपको पीछे ले जाना चाहता हूँ। मैं जब NSUI का जिला अध्यक्ष बना, 5 साल में जिला अध्यक्ष रहा और 4 साल यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रहा। उस समय छात्र आंदोलन बिहार झारखंड दोनों सम्मिलित था, और वह आंदोलन ऐतिहासिक आंदोलन था। बिहार का दिशा तय किया था वह आंदोलन। हमारे साथ हमारे साथी खजौली के आलोक सिंह पुलिस की गोली से मारे गए थे, और एक छात्र घायल हो गए जिनको हमने DMCH ले गया, फिर बाद में PMCH रेफर कर दिया गया। लालू जी के काल में पहली बार पूरे बिहार में लालू यादव उस आंदोलन के सामने झुके हुए थे। यह बिहार का करवट था। उस शासनकाल में कोई ऐसा ताकत नहीं था जो लालू जी को हिला सकता था, लेकिन वो छात्र आंदोलन लालू जी को हिला ही नहीं दिया, लालू जी को झुका दिया था। उसके बाद आपने मैं उस समय NSUI का जिला अध्यक्ष था, और 2006 उसके बाद आपने चुनाव लड़ा।
उसके बाद 2006 में मैंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा और मैं फक्र है मुझे कि मैं 5 साल जिला परिषद का सदस्य रहा। जो मेरा बेनीपट्टी हेडक्वार्टर है, मैंने कुछ ऐसा अमिट काम छोड़ रखा है जो जब तक जिंदगी है, जब तक जहान है, तब तक मुझे वो चीज़ याद रहेगा। मैं अपने क्षेत्र में परसौना पंचायत के जरेल गांव में मध्य विद्यालय उच्च विद्यालय में परिणित करवाया। मैं अपने पंचायत गंगोली पंचायत में मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय में परिणित करवाया। मैं बनकट्टा से बलिया तक प्रधानमंत्री सड़क योजना पास करवा करके मेरे अध्यक्षता में हुकुमदेव जी इसमें उस रोड का शिलान्यास हुआ और रोड बना। मुझे फक्र है कि मैं सामाजिक तौर पर मुझे जो जिम्मेदारी दी गई थी, मैं उसमें अपने आप को सफल रहा। एक चीज़ सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, NSUI से आप कांग्रेस में गए थे, फिर जदयू के जिला उपाध्यक्ष हैं अभी, और आगे किस में जाएंगे पता नहीं, तो कंफ्यूज हैं क्या लाइफ में, आगे क्या करना है, क्या कुछ करना बिल्कुल है? यार कंफ्यूज नहीं है। मैंने जवानी कांग्रेस को दिया, मैंने जवानी कांग्रेस को दिया हाँ, और कांग्रेस ने बरसबाद को चुना। हम्म, जब मैंने लाठी खाया, मैंने जब गोली खाया, जेल गया, उस समय आज जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं बेनीपट्टी के, कोई जानने वाला नहीं था, पहचानने वाला नहीं था। मेरे साथ हजारों छात्र लाठी खाया और जेल गया था। मेरा हक नहीं बनता क्या कि मैं जनप्रतिनिधि बनूं और कांग्रेस का टिकट का हकदार मैं बनूं? बिल्कुल यहाँ का लेकिन दुर्भाग्य है, मैं अपने आप को सौभाग्य समझता हूं कि मैं जिस मिट्टी से जन्म लिया हूं, उस मिट्टी का मैं कर्जा अदा नहीं कर सकता हूं। आज भी 99% लोग मुझे मत अपने गांव में दिया था, आने वाले समय भी 100% मत मुझे मिलेगा। मैं उस मिट्टी को सलाम करता हूं और मैंने कांग्रेस को नहीं छोड़ा। जब कांग्रेस ने मुझे ठुकरा दिया, जब मेरी कुर्बानी को, मेरी लड़ाई को कोई तवज्जो नहीं दिया, बड़े बड़े राजनेता खोजने लगे पृष्ठभूमि, इसके परिवार में कोई MLA MP था कि नहीं था। राजनीति सिर्फ उसी का अधिकार नहीं है जिसके परिवार में बाप या बाबा MLA MP हुआ हो। जानकारी के लिए मैं बता दूं, अभी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं 15 वर्षों से, नीतीश कुमार जी, 2 चुनाव उन्होंने भी हारा है। तो ऐसा नहीं है, हर किसी का स्टार्ट जो होता है वो हार से जीत हार से होता है। अगर उस टाइम वो होपलेस हो गए होते और 90s 80s के दौर में उन्होंने पहला जो है चुनाव हार गए थे, दूसरा भी हार गए थे, तो हो सकता है वो 15 वर्ष अभी मुख्यमंत्री नहीं रहते और बिहार के सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री बने, 6-7 बार बन गए हैं। तो नीरज झा जी, मैं आपको यही कहूँगा, होपलेस नहीं होना है। और वैसे भी आप पहला चुनाव जीते हैं, छात्र राजनीति में भी जीते थे और जिला परिषद भी जीते हैं। अब हम समस्याओं पे बात करते हैं कि बेनीपट्टी जो है, यहाँ की क्या क्या समस्याएं हैं। तो सबसे पहला जो सवाल मैं पूछना चाहता हूँ वो शिक्षा के क्षेत्र में ये। अब एक बात आप सिर्फ सीधा वापस ले लीजिए। जी बोलिए। सीधा, क्या? मैं होपलेस नहीं हूँ, जी, मैं पूरे जोशो खरोश के साथ हूँ और होपफुल हूँ। जी, मेरे से जितने भी यहाँ पर राष्ट्रीय पार्टी के लोग हैं या रीजनल पार्टी के लोग हैं, वो डरते हैं। मैं किसी से नहीं डरता हूँ। मेरे साथ बेनीपट्टी का आवाम है। मैं बेनीपट्टी के हक हकूक़ के लिए लड़ाई लड़ूंगा, लड़ा हूँ और लड़ता रहूंगा। चलिए, अच्छी बात है। नीरज भैया जिंदाबाद, नीरज भैया जिंदाबाद, नीरज भैया जिंदाबाद। अब सर मैं समस्याओं पे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि आप यहाँ के विधायक बनने वाले हैं, तो आपको यहाँ का समस्या जो है वो भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहला जो मैंने क्षेत्र उठाया है वो है शिक्षा। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बेनीपट्टी का क्या है वो बताइए। यही तो मैं लोगों को समझाता हूँ कि अब विकास का मायने बदल गया है। जो हमारे अभी जनप्रतिनिधि हैं और हमारे NDA के जो मंत्री हैं, विनोद नारायण झा PhD मंत्री और भावना झा वर्तमान विधायिका,
कहती हैं कि मैंने अपने बहुत विधानसभा में बहुत सारा विकास किया हूँ। अगले पंचवर्षीय में मुखिया जी या पंचायत समिति सदस्य को गांव में सड़क नहीं मिलेगा जहां वो ढलाई कर पाएंगे। वो सर मैंने अभी विकास आपसे का एजेंडा- शिक्षा के क्षेत्र में मैं आ रहा हूँ यार। मैं आपको हर क्षेत्र में सवाल पूछूंगा। मैंने पहला सवाल पूछा है आपके शिक्षा के क्षेत्र में। मैं शिक्षा, रोजगार, सड़क, ठीक है, मतलब सभी क्षेत्र में पूछने वाला हूँ, हेल्थ केयर। तो अभी आप मुझे पहले बताइए शिक्षा का जो है ना, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यहाँ का क्या है वो बताइए। बेनीपट्टी में एक भी कंस्यूस कॉलेज नहीं है। सरकार से मान्यता प्राप्त एक भी शिक्षण महाविद्यालय नहीं है यहाँ पर। एक भी टेक्निकल कॉलेज नहीं है यहाँ पर, जबकि सरकार ने ऐलान कर रखा था कि मैं हर एक अनुमंडल में ITI कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज। वो तो एक कहा था उन्होंने, एक ही कहा था उन्होंने, अनुमंडल में एक होना चाहिए। कहाँ है यार? अनुमंडल में हो ही नहीं, मतलब नहीं है। ठीक, अब बताइए। और मैं अपनी विधानसभा की बात कर रहा हूँ। विधानसभा के बच्चे को कॉलेज में पढ़ना है तो मधुबनी जाना पड़ेगा, दरभंगा जाना पड़ता है। यहाँ एक भी सरकार से मान्यता प्राप्त महाविद्यालय नहीं है। टेक्निकल कॉलेज की बात तो दूर है। ठीक है, दूसरा सर, तो फिर सर एक सवाल ये भी बनता है, जब इतना कुछ नहीं दिया नीतीश जी ने तो फिर उनमें क्यों जुड़े हुए थे? नहीं जुड़े हुए थे। मैं ऐसा कार्य करता हूँ, जब जब समय आया है मैं खुलेआम मन से कहा है, खुलेआम मन से कहा है कि मिथिलांचल में यह चीज़ जरूरी है। मैं आपको पीछे ले जाना चाह रहा हूँ। बिल्कुल ले जाइए। घोगडिया में संजय झा जी ने एक विद्यापति टावर का उद्घाटन करवाया था। उसमें मुख्य अतिथि थे RCP सिन्हा। मुझे धन्यवाद ज्ञापन के लिए मौका दिया गया था। तो हमने कहा उनको कि मेरा जो धरती है मिथिलांचल, गरीब जरूर है लेकिन हाथ फैलाने वाला नहीं है। हम लोग का संस्कार है कि सूखी रोटी खाएंगे, साग सब्जी खाएंगे, लेकिन हाथ नहीं फैलाएंगे। फिर भी आप हमारे पार्टी के नेता हैं तो यहाँ का स्थिति समझाना मेरा फर्ज बनता है। पूरा मिथिलांचल सहरसा सुपौल से लेकर सीतामढ़ी तक चले जाइए, बाढ़ और सुखाड़ का दंश झेलता है। यहाँ एक भी शिक्षण संस्थान नहीं है, यहाँ एक भी मेडिकल व्यवस्था नहीं है। हम आपसे मांग करते हैं, हमने कहा उनको जी, कि आप एक कृषि विश्वविद्यालय खोल दीजिए, बहुत बड़ा भूभाग है। हमने वहीं से कहा था कि दरभंगा को आप एक एम्स मिलने वाला बिहार में है, दरभंगा को एम्स में आप तब्दील कर दीजिए। नेपाल से लेकर के मिथिलांचल के लोग फायदा उठाएंगे इससे। मैं अंत करने वाला ही था, उन्होंने फ़ोन मोबाइल ले लिया। हम तो कह रहे हैं नहीं, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। और उन्होंने कहा कि नीरज जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, कोई ऐसा तो नौजवान है जो मिथिलांचल के विकास की बात तो सोचा और खुलेआम मंच से कहा कि यह जरूरी है। मैं अपने सरकार के सामने भी जब मौका लगा तो मैंने बात रखा। देखिए, भारत की जो राजनीति है वो 2 सदनों पे टिकी हुई है, ठीक है। केंद्र में लोकसभा, राज्यसभा, और स्टेट में जो है, मान लीजिए बिहार में विधानसभा, विधान परिषद, जिसमें कि अगर आपके इलाके के विधान सभा में जो जाएंगे वो, या विधान परिषद उम्मीदवार जो भी हैं वो अगर नालायक जाते हैं, गूंगे जाते हैं, तो आपके क्षेत्र का विकास होना इम्पॉसिबल है। इसीलिए आप अपने विधानसभा में, अपने क्षेत्र से ऐसे लोगों को भेजिए जो यहाँ की समस्या को उस सभा में उठा पाए, तभी ना वहाँ मुख्यमंत्री एक्शन लेगा या कोई भी एक्शन लेगा। तो यहाँ से ऐसे लोगों को भेज दिया जाता है जिनको कभी कोई समझ नहीं है। अब सर मैं अगला सवाल करना चाहता हूँ रोजगार पे, ठीक है। शिक्षा, स्वास्थ्य पे मैंने आपसे कर लिया, स्वास्थ्य पे नहीं किया है मैंने, नहीं किया। चलिए पहले मैं स्वास्थ्य पे करूँगा कि अभी जो लॉकडाउन हुआ है, आप बेनीपट्टी में ही रहते हैं, तो बिल्कुल लॉकडाउन की, ड्यूरिंग लॉकडाउन आपने क्या कुछ यहाँ पे देखा है? कोविड-19 से क्या कुछ व्यवस्था ठीक ठाक थी? और स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या आप खुश हैं? मतलब थोड़ा सा पीछे हो जाइए आप।
खुश हैं या कुछ बदलाव आप करेंगे स्वास्थ्य? यार मैं सरकार की बात तो नहीं कर सकता हूँ। हम्म, आप, मेरा गाड़ी है, मेरे गाड़ी में अभी भी 500,000 मेडिकल। मास्क अच्छा। रखा होगा। मैं सैनिटाइज लेके चलता हूँ, मास्क लेके चलता हूँ। मेरे से जो बन पाता है वो कर दें। मैं समाज के लिए करता हूँ, आज से नहीं करता हूँ। जब भीषण कोरोना का मामला था तब- और मेरे क्षेत्र में भीषण बाढ़ का समस्या था, मैं आज विगत 6 महीना से लोगों के बीच में हूँ। मुझे भी डर है, मेरे घर के लोग, मेरे बच्चे नहीं आने देते थे मुझे कि नहीं कोरोना है, नहीं जाना है, लेकिन का ऊपर वाला दिख रहा है। मैं यदि समाज के लिए कर रहा हूँ, ऊपर वाले को यही मंजूर होगा कि मुझे इसी तरह जाना है तो मुझे जाने दो। जी, मुझे रोको। मेरे पूछने का ये मतलब था कि आपके जो यहाँ अस्पताल वगैरह हैं उसमें महिला कर्मचारी भी नहीं है। बस तो इस पे मैं- ये इसी पर तो मैं आना चाहता हूँ। जी बताइए। दुर्भाग्य बेनीपट्टी का है हम्म, जो ऐसे जनप्रतिनिधि मिले। दुर्भाग्य महिला है जबकि वो। अरे यार सुनो, दुर्भाग्य बेनीपट्टी का है हम्म, जो ऐसे कैबिनेट मंत्री मिला, जो 2 यहाँ पर अस्पताल चालू है, बेनीपट्टी और कलवाही। दोनों अस्पताल में महिला कर्मचारी नहीं है, महिला डॉक्टर नहीं है, और किस तरह प्रसव होता होगा भगवान जाने। यह दुर्भाग्य है कि एक महिला विधायिका होते हुए महिलाओं की ये स्थिति है। महिलाओं की स्थिति यह है। उन्होंने न पक्ष की भूमिका निभाया और न विपक्ष की भूमिका उन्होंने निभाया। आज यदि वो महिला चिकित्सक के लिए कलेक्ट्रेट पर धरना दिए होते, विधानसभा में हंगामा किए होते, तो बेनीपट्टी के लोगों को लगता कि मैंने अपने प्रतिनिधि सही चुना है। और तो और आइए यार जी सुनो, बोलिए, जी बोलिए। हमारे मुख्यमंत्री आए हुए थे धकजरी में। जी जेडीयू ने अपने जिला सम्मेलन में पास किया था कि इस जिला में एक मेडिकल कॉलेज खुलना तय है, एक इंजीनियरिंग कॉलेज खुलना तय है, हर एक सब डिवीजन में ITI कॉलेज खुलना तय है, हर एक अनुमंडल में एक ANM कॉलेज खुलना तय है। हमने अपने विधायिका जी को धन्यवाद दिया था कि आप धारा के विपरीत हमारे मुख्यमंत्री को स्वागत करने के लिए आए हैं, लेकिन दुर्भाग्य मेरा है, बेनीपट्टी का है। बिहार का मुख्यमंत्री आया था, बिहार का राजा आया हुआ था, आपने बेनीपट्टी के लिए कुछ नहीं मांगा, जबकि यह तय हो चुका है कि एक मेडिकल कॉलेज खुलना है मधुबनी में, एक इंजीनियरिंग कॉलेज खुलना है। अब मांग के तो देखते, नहीं देते तो बेनीपट्टी का लोग कहता कि नहीं, मैंने अपना प्रतिनिधि चुना, मेरे हक के लिए उन्होंने तो मुख्यमंत्री के सामने आवाज उठाए, लेकिन दुर्भाग्य बेनीपट्टी का है कि जुबान नहीं खोला उनका। आपके आने से ये सब करेंगे कुछ बदलाव इस क्षेत्र में? मैं आऊंगा तो सबसे पहले बेनीपट्टी में आम लोगों में जो एक दहशत है, थाना से लेकर के ब्लॉक तक भ्रष्टाचार का जो मामला है, मेरा पहला एजेंडा होगा कि मैं आऊंगा, यदि मुझे मौका दिया बेनीपट्टी का आवाम ने, तो 6 महीने में पहले मैं उसको दुरुस्त करूंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। नेक्स्ट मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, शिक्षा स्वास्थ्य तो हो गया, रोजगार हमें नहीं चाहिए फैक्ट्रियाँ, ठीक है, वी हैव मतलब कह सकते हैं नेचुरल एडवांटेज है हमारे पास कि हम मत्स्य पालन में यहाँ की जो मछली है वो वर्ल्ड क्लास होती है। सेकंड चीज़ें हम ले सकते हैं कि यहाँ का जो आम वो है, यानी फिशरीज़, अगर हम चाहें तो आम के धंधे में आगे जा सकते हैं। तीसरा आर्ट एंड क्राफ्ट जो है मिथिला का अपना, उस कल्चर को हम बढ़ा सकते हैं और उसे हम दुनिया में बहुत जगहों तक फैला सकते हैं। चौथा अगर ले सकते हैं हम तो मखाना इंडस्ट्री बढ़ा सकते हैं। इन क्षेत्रों में आप क्या करेंगे सर, और ये क्यों नहीं आगे बढ़ा बताइए आज तक? निश्चित तालाब भी इसमें जोड़िए। निश्चित तौर पे यदि आप इतिहास पढ़े होंगे, जब आज़ादी मिली थी हाँ जी। उस समय मिथिलांचल देश में सबसे ज्यादा तालाब मिथिलांचल में पाया जाता था। आहिस्ते आहिस्ते उसका स्वरूप खत्म हो गया। आज यदि वो तालाब जिंदा होता तो यहाँ मछली और मखाना का खेती होता। यह कृषि प्रधान जगह है,
यह मिट्टी 3 फसल देने वाला मिट्टी है। पंजाब, और यहाँ एक मिनट आइए भाई। जी। पंजाब हरियाणा में छोटा छोटा उद्योग बाद में आया है, मारुति बाद में आया है, लेकिन वहाँ का भी मुख्य कृषि ही वहाँ का मुख्य आधार था, जो किसी पंजाब हरियाणा आज के दिन में खुशहाल है। मेरा भूमि उससे ज़्यादा खुशहाल हो सकता है, बशर्ते इसके लिए समुचित व्यवस्था हो। भारत कृषि प्रधान देश है, ठीक है। यहाँ के 80% लोग किसान यानी खेती पे आधारित हैं, और आप जिस विधानसभा से आते हैं शायद वहाँ भी 90% लोग खेती पर ही आधारित होंगे। तो यहाँ के किसानों के लिए कुछ बोलिए सर। बोलिए। मौका लगा तो मैं भी चाहूँगा कि मेरा बेनीपट्टी भी पंजाब और हरियाणा बन जाए, मेरा मिट्टी सोना उगले। हर घर जो नल का जल गया है, आप हर खेत जल पहुंचा देंगे, बस यही बोल दीजिए, बहुत है। जब पंजाब और हरियाणा बनाना है तो कृषि के लिए, कृषक के लिए हर एक वो चीज़ करना पड़ेगा जो वहाँ उपलब्ध है। वहाँ से मतलब देख के आएंगे और यहाँ इम्प्लीमेंट? नहीं, मैं कुछ देख के भी आया हूँ, फिर देखने जाऊँगा और बेनीपट्टी की विधानसभा में उस सहजन पर उतारूंगा। राजनीतिक आदर्श कौन है आपके? किस राजनेता की तरह जो है आप छाप छोड़ना चाहते हैं? देखिए, किसी पार्टी के हो सकते हैं। मैं तो रहा बाय वन कांग्रेस, लेकिन जदयू में जाने के बाद में समाजवाद अवधारणा मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसमें सभी समाहित है, समाज के सभी वर्गों का उसमें भागीदारी है। मैं निश्चित तौर पर उस समाजवाद आदर्श को मानता हूँ। मेरे यहाँ स्वर्गीय भोगन झा बेनीपट्टी नहीं, मिथिलांचल नहीं, पूरे बिहार का गौरव है। मैं उनके सपनों को साकार करूंगा। उनका जो सपना था कि हर खेती में पानी पहुंचे, नहर बने, लोग खुद को पैदावार इतना बढ़ाए अपने भूमि को, उसको पंजाब हरियाणा नहीं जाना पड़े। मैं निश्चित तौर पर उनके सपनों को साकार करूंगा। भोगेंद्र झा। चलिए नेक्स्ट मैं पूछना चाहता हूं कि विकास रोडों से ही देखा जाता है, अगर यातायात अच्छे होंगे तभी मैं आपके गांव आया हूं। मैं भी बाबूबड़ी से आया हूं, लगभग 50-60 किलोमीटर दूर से, तो यातायात से ही आया हूं। तो अभी ऊपर का तो मुझे दिखा है ठीक ठाक, लेकिन 37 पंचायतों में क्या सड़क की दुर्दशा है या मतलब ठीक ठाक कंडीशन है? आप तो गए होंगे हर पंचायत। दुर्भाग्य है इस विधानसभा का कि जो हमारे मंत्री या विधायक ये दावा करते हैं कि मैंने जाल बिछा दिया है सड़क का। मैं हर एक भाषण में कहता हूँ, आइए बेनीपट्टी आवाम के साथ बैठिए, पता चल और इस पर चर्चा कीजिए। विकास पर सड़क बनाते हैं आप, 6 महीने के बाद टूटना शुरू हो जाता है, गिट्टी उखाड़ना शुरू हो जाता है। क्यों बेनीपट्टी को मजाक बना रहे हो? कहाँ जाता है पैसा? एक समय में राजीव गांधी कहा करते थे, 1 रुपया केंद्र से चलता है तो 85 पैसा रास्ते में ही रह जाता है, 15 पैसे कम होता है। आज मेरे बिहार में, मेरे बेनीपट्टी में यही हाल है कि 1 रुपया विकास के नाम पर आता है तो 20 पैसा 25 पैसा गांव में पहुंचता है। सड़क का बदहाल यही है। साथ ही दर्जनों ऐसे पुलियां हैं जहां थोड़ा और पानी हो जाए सड़क रास्ता भंग हो जाएगा। बेनीपट्टी पश्चिमी में चले जाइए आप, ऐसे ऐसे पंचायत आपको मिलेंगे। छोटा बाढ़ आया था इस बार, आवागमन ठप था, दर्जनों
पुल पुलिया की ज़रूरत है वहाँ पर। लगेगा नहीं कि यहाँ विकास नाम का कोई चीज़ है। बाढ़ में आइएगा तो लगेगा कि हम किस दियारा क्षेत्र में आ गए हैं। सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, इस समंदर है। आपका पंचायत कौन सा है? मेरा पंचायत गंगोली है। गंगोली। मेरे गांव मेरे पंचायत में भी, मेरे गांव से पश्चिम चले जाएगा तो देखेंगे कि बाढ़ आप प्रभावित क्षेत्र है। जी। अच्छा सर, ऐसे में मान लीजिए बेनीपट्टी के जो मूर्ख जनता है उनको तो सबने ठगा है, तो आपको लोग क्यों वोट देंगे? जनता मूर्ख नहीं है। एक मिनट, आपको लोग क्यों वोट देंगे? जनता मूर्ख नहीं है। जी। जनता मूर्ख तभी है ना जब नहीं, मान लीजिए नहीं, ठग मेरी लेता है बात- उसको यार, कोई, मेरी बात तो सुनो। जनता ही मूर्ख है। सुनियो तो, हम्म। यहाँ बेनीपट्टी को विगत 10 वर्षों से बाहरी आदमी आकर के उस पे यहाँ- राज करते हैं। यहाँ राज करते हैं। उनको बेनीपट्टी का दुख दर्द से कोई वास्ता नहीं है। बेनीपट्टी का कोई भौगोलिक ज्ञान नहीं है। बेनीपट्टी के भोले भाले जनता को ठगते हैं वो। ठीक है, इन्होंने साफ शब्दों में भोले भाला कहा है, लेकिन मैं मूर्ख ही कहता हूँ। आप जब तक स्थानीय नेता को नहीं चुनेंगे वो आपकी समस्या क्या जानेगा? ठीक है, तो स्थानीय नेताओं को चुनिए, और नहीं चुनेंगे तो एज अ दिग्विजय प्रताप झा आप सभी को मूर्ख ही कहेगा। क्योंकि जिसको आपके घर की कंडीशन पता नहीं है वो क्या मतलब, वो जीतने के बाद थोड़ी आएंगे आपके पास। सर नीरज झा, आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, जीत हार तो फ्यूचर पे डिपेंड है, नहीं भी जीते तो क्या यहाँ क्षेत्र में भ्रमण करना छोड़ देंगे? जनता के बीच जो रिलेशन है बनाए हैं वो छोड़ देंगे? यार, मैं अभी 2 चैनल वाले और आए थे। जी। मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि जिस तरह से सभी वर्गों का, सभी धर्मों के और सभी पार्टी के लोगों का जिस तरह से मुझे समर्थन है, मैं अकेला ऐसा भाग्यशाली हूँ। यदि मैं इन कार्यकर्ताओं और इन जनताओं को मैं छोड़ दूंगा तो भगवान भी मुझे माफ़ नहीं करेंगे। हाँ, लास्ट में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बेनीपट्टी विधानसभा 32 की जो वोटर्स हैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट क्या करेंगे आप? मेरा अपने बेनीपट्टी के विधानसभा के जनता से नम्र निवेदन है कि आप अपने घर के बेटा को चुनिए जो आपका दुख दर्द समझ सके, आपके दुख दर्द में आपके साथ रह सके, आपकी बेनीपट्टी के 37 पंचायत को जानता हो। वही 37 पंचायत जान सकता है, वही 37 पंचायत का दुख दर्द समझता है, जिसके दिल में दर्द होगा, जो बेनीपट्टी का अपना होगा, बेनीपट्टी का बेटा होगा। बाहरी होता है, बाहरी कभी अपना नहीं हो सकता है। बहुत बढ़िया। मोरल ऑफ द वीडियो मतलब भाइयों कि जो आपका स्थानीय बेटा है वही नेता बन सकता है। बढ़िया। और जो आपके घर की कंडीशन जानता है, 37 पंचायतों में गया है, वैसे तो टिकट मिलने पे तो कोई भी जाएगा वोट मांगने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं हमें सोचना चाहिए, हम ऑडियंस हैं, कि जो हमारा अपने तो अपने होते हैं, ऐसा डायलॉग भी है मान लीजिए। तो इन सभी दृष्टिकोणों को देखते हुए और यहाँ का जो समस्या है, चाहे वो भौगोलिक, आर्थिक, मैंने हर क्षेत्रों में मैंने बात किया है यहाँ पे, चाहे वो स्कूली हो, शिक्षा हो, मैंने स्वास्थ्य पे किया है, रोजगार पे किया है। इन्होंने जो भी अपना विचार रखा है उसमें जो भी है, और इनको आगे के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका जो है भविष्य उज्जवल हो। धन्यवाद। चलिए, आपको भी बेनीपट्टी में चलकर आकर बेनीपट्टी के दुख दर्द समझने का आपने जो प्रयास किया है, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत बधाई। आपको भी मधुबनी चैनल को बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आशा नहीं, विश्वास करता हूँ कि बेनीपट्टी के दुख दर्द को आप बेनीपट्टी के एक एक आवाम तक पहुँचाने का काम करेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।